अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू लीगल टॉकीज। आज हम डिस्कस करेंगे रजिस्ट्रेशन ऑफ लॉ फर्म्स विद बार काउंसिल्स। अगर कोई लॉयर्स अपनी लॉ फर्म को रजिस्टर कराना चाहते हैं तो वो बार काउंसिल्स में अपनी लॉ फर्म्स को कैसे रजिस्टर करा सकते हैं, इसे हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि रेलिवेंट लेजिस्लेशन क्या है। तो हर बार काउंसिल की अपनी रेलिवेंट लेजिस्लेशन है और तमाम प्रोविंसेस के बार काउंसिल्स के रूल्स डील करते हैं कि लॉ फर्म्स को कैसे रजिस्टर किया जा सकता है। चैप्टर 8 द पंजाब लीगल प्रैक्टिशनर्स एंड बार काउंसिल रूल 1974 डील करते हैं अगर आप अपनी लॉ फर्म को पंजाब में रजिस्टर कराना चाहते हैं। इसी तरह चैप्टर 10 सिंध लीगल प्रैक्टिशनर्स एंड बार काउंसिल रूल्स 2017 डील करेंगे अगर आप अपनी लॉ फर्म को सिंध में रजिस्टर कराना चाहते हैं। और चैप्टर 8 द खैबर पख्तूनख्वा लीगल प्रैक्टिशनर्स एंड बार काउंसिल रूल्स 2010 है जो ये बताते हैं कि अगर आप केपीके के साथ अपनी लॉ फर्म को रजिस्टर कराएं तो कैसे कराएं। और चैप्टर 8 द बलोचिस्तान लीगल प्रैक्टिशनर्स एंड बार काउंसिल रूल्स 2001 है जो बलोचिस्तान में लॉ फर्म रजिस्ट्रेशन से डील करते हैं। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि हु में अप्लाई, कौन शख्स लॉ फर्म रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। सो एडवोकेट डिजायर्स ऑफ forming a firm of lawyers or to associate with a firm of lawyers. Advocate desires of, जो भी लॉयर, जो भी एडवोकेट डिजायर करता है, इट मीन्स कि सिर्फ लॉयर ही लॉ फर्म को रजिस्टर करा सकता है। और या तो वो फॉर्मिंग ऑफ फर्म ऑफ लॉयर्स अपनी लॉ फर्म फर्स्ट टाइम बनाना चाहता है, या टू एसोसिएट विद अ फर्म ऑफ लॉयर्स, वो किसी फर्म ऑफ लॉयर्स के में एसोसिएट होना चाहता है। अगर वो फर्स्ट टाइम अपनी लॉ फर्म बना रहा है या उसकी लॉ फर्म ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, वो एसोसिएशन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है और उस एसोसिएशन को अब लॉ फर्म का दर्जा देना है, लॉ फर्म के तौर पे रजिस्टर कराना है, तो वो लॉ फर्म को रजिस्टर करा सकता है। अब हम देखते हैं कि पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन, हमें जो रूल्स हैं ये बताते हैं कि the purpose of registration of law firm should be for the purpose of practicing law. लॉ फर्म की रजिस्ट्रेशन सिर्फ और सिर्फ एक पर्पस से हो सकती है, फॉर प्रैक्टिसिंग लॉ, यानी कि इस स्कोप को बहुत ही महदूद कर दिया गया या इस स्कोप को बहुत ही स्पेसिफाई कर दिया गया कि कोई भी लॉ फर्म बार काउंसिल के साथ किसी भी और पर्पस के लिए रजिस्टर नहीं हो सकती। देन टेरिटोरियल ज्यूरिस्डिक्शन, हर बार काउंसिल के रूल्स हमें ये बताते हैं विद इन द ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ द बार काउंसिल, कि जिस बार काउंसिल के साथ आपको खुद को रजिस्टर करा रहे हैं उसी बार काउंसिल की टेरिटोरियल ज्यूरिस्डिक्शन में आपने काम करना है। इसलिए आप अपनी लॉ फर्म को उस बार काउंसिल के साथ, उस प्रोविंशियल बार काउंसिल के साथ रजिस्टर कराने जा रहे हैं या करवा रहे हैं। सो टेरिटोरियल ज्यूरिस्डिक्शन भी हर बार काउंसिल में डिफाइन कर दी। अब हम देखते हैं कि मुख्तलिफ बार काउंसिल्स में रजिस्ट्रेशन के लिए, लॉ फर्म्स के रजिस्ट्रेशन के लिए क्या प्रोसीजर है और उनमें क्या डिफरेंसेस हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एन एप्लीकेशन शैल बी फाइल्ड। तमाम बार काउंसिल्स में ये कॉमन मेंशन है, तमाम बार काउंसिल्स के रूल्स में कॉमनली ये मेंशन है कि एप्लीकेशन मूव करनी होगी कि आप अपनी लॉ फर्म को रजिस्टर कराना चाहते हैं विद दैट पर्टिकुलर बार काउंसिल। सिंध में अगर हम देखें तो मेंशन है जी इन अ प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म, वो जो एप्लीकेशन है वो एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में होगी और वो फॉर्म भी अनेक्चर में दिया हुआ है। पार्टनरशिप डीड के साथ देना होगा और पेमेंट स्लिप ऑफ ₹10,000 इन फेवर ऑफ बार काउंसिल जमा कराना लाजमी है। एक एप्लीकेशन जो कि प्रेस्क्राइब फॉर्म में होगी, पार्टनरशिप डीड होगी और डिपॉजिट ऑफ ₹10,000 अगर आप सिंध के साथ अपनी लॉ फर्म को रजिस्टर कराना चाहते हैं। अगर हम पंजाब में देखें तो वो कहते हैं जी कंपेन्ड बाय फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, आपने अपनी एप्लीकेशन में ये इंफॉर्मेशन लिखनी है। नेम ऑफ फर्म, प्लेस ऑफ ऑफिस और ऑफिसेज ऑफ द फर्म, names of the partners with their date of birth
academic qualification and standing at the bar, shares of the partners and contribution of each partner। कि आपकी एप्लीकेशन प्रेस्क्राइब फॉर्म में नहीं है पंजाब में, आपने एक एप्लीकेशन लिखनी है जिसमें ये तमाम पर्टिकुलर्स मेंशन होने चाहिए, जिसमें नेम ऑफ फर्म आना चाहिए, उसका ऑफिस या ऑफिसेज के एड्रेस आने चाहिए, वहाँ पार्टनर्स के नाम आने चाहिए, उनकी डेट ऑफ बर्थ आनी चाहिए, उनकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन आनी चाहिए और बार के साथ उनकी स्टैंडिंग भी मेंशन होनी चाहिए। देन उनका शेयर होना चाहिए उस पार्टनरशिप में कि कितना शेयर किस पार्टनर का है और कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच पार्टनर क्या होगी, ये भी आपने एप्लीकेशन में कैटेगोरिकली मेंशन करना है अगर आप पंजाब में अप्लाई कर रहे हैं। देन डिपॉजिट स्लिप ऑफ 15,000, सिंध में 10,000 रुपीज मेंशन है, पंजाब में 15,000 रुपए की डिपॉजिट स्लिप बार काउंसिल की फेवर में आपने रजिस्ट्रेशन फी के तौर पे डिपॉजिट करानी है। देन कॉपी ऑफ पार्टनरशिप डीड यहाँ मैंडेटरी है जिस तरह सिंध में मौजूद है। अब हम देखते हैं कि केपीके में क्या मामला हैं। अकम्पेड बाय इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग बैंक अकाउंट, इंफॉर्मेशन कौन सी है, यही वाली इंफॉर्मेशन के फर्म का नाम होना चाहिए, ऑफिस या ऑफिस के एड्रेस होने चाहिए, पार्टनर्स का नाम, उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनकी स्टैंडिंग, उनकी क्वालिफिकेशन, उसके अलावा पार्टनर्स का शेयर, उनकी कंट्रीब्यूशन, ये तमाम चीजें एक एप्लीकेशन में। प्लस जो एडिशनल चीज केपीके में मांगी गई है वो है बैंक अकाउंट, जो कि आप सिंध और पंजाब में नहीं देखेंगे। उसके बाद कॉपी ऑफ पार्टनरशिप डीड, जो कि अभी तक हमने देखा सिंध में भी और पंजाब में भी मांगी गई है, तो कॉपी ऑफ पार्टनरशिप डीड एंड 10,000 रुपीज एज रजिस्ट्रेशन फी। सिंध में 10,000 था, पंजाब में 15,000 था और केपीके में भी 10,000 रुपीज ही डिमांड किए जा रहे हैं। देन हम देखते हैं जी बलोचिस्तान में क्या है। वो कहते हैं जी पार्टनरशिप डीड होनी चाहिए, पेमेंट ऑफ 25,000 होना चाहिए और देयर एसोसिएशन एंड अकम्पेड बाय इंफॉर्मेशन, जो हमने ये बात की, नेम ऑफ फर्म, प्लेस ऑफ और ऑफिसेज, पार्टनर्स के नाम, डेट ऑफ बर्थ, उनकी क्वालिफिकेशन, उनकी स्टैंडिंग, उनका शेयर, उनकी कंट्रीब्यूशन, ये चीजें सेम है बलोचिस्तान में भी। लेकिन जो डिफरेंट बात है वो ये है कि एक तो 25,000 रुपीज रजिस्ट्रेशन फी है और एसोसिएशन, जो कि आपको कहीं नजर नहीं आई होगी कि अगर बलोचिस्तान में ये कहा गया, बलोचिस्तान के रूल्स जो हैं बार काउंसिल रूल्स बलोचिस्तान, उनमें ये कहा गया कि अगर आपकी ऑलरेडी एक एसोसिएशन है और आप बार उसको आप फर्म के तौर पे रजिस्टर कराते हैं बार काउंसिल में, तो अगर तो आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो 25,000, अगर आपने आज ही अपनी फर्म रजिस्ट्रेशन के साथ ही अगर अपनी पार्टनरशिप डीड बनाई है, आप ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करते तो 25,000 डिपॉजिट करा दें, और अगर आप ऑलरेडी एक एसोसिएशन हैं तो फिर आप 25,000 सबमिट नहीं कराएंगे, अपनी वो एसोसिएशन जो है वो सबमिट कराएंगे। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल द 4 प्रोविंसेस कि अगर आप अपनी लॉ फॉर्म को रजिस्टर कराते हैं तो सिर्फ कहता है कि प्रेस्क्राइब फॉर्म, बाकी सब एप्लीकेशन कहते हैं और उस एप्लीकेशन में पर्टिकुलर्स वो बता रहे हैं। देन डिपॉजिट ऑफ अमाउंट है जिसमें थोड़ी सी वेरिएशन है। देन केपीके में बैंक अकाउंट मांगा गया जो कहीं और नहीं है, और बलोचिस्तान में आपको अगर आप ऑलरेडी एसोसिएटेड थे इस फर्म के रजिस्ट्रेशन में आने से पहले तो आपको वो 25,000 रुपीज फिर रजिस्ट्रेशन फी वेव की हुई है बार काउंसिल रूल्स के अंदर। डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन एंड रजिस्ट्रेशन, जब आपने बार काउंसिल में अप्लाई कर दिया, फॉर्मेलिटीज को फुलफिल कर दिया, तो बार काउंसिल कैसे प्रोसीजर को अडॉप्ट करेगी। ऑल एप्लीकेशंस फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म्स shall be taken up within 2 months from the date of presentation, disposed of within 4 months। ये तमाम बार काउंसिल्स के रूल्स में मेंशन है कि वो जो एप्लीकेशन आपने दी है उसको विदिन 2 मंथ्स ऑफ प्रेजेंटेशन टेकन अप या टेक अप कर लिया जाएगा और विदिन 4 मंथ्स ऑफ प्रेजेंटेशन उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा। तमाम प्रोविंशियल बार काउंसिल्स के रूल्स में यही चीज मेंशन है। फिर in case a firm existing on the date of promulgation of these rules, such firm may continue its business till the final disposal of their application। तमाम बार काउंसिल के रूल्स में ये भी मेंशन है कि अगर कोई फर्म ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी और अब उसने अप्लाई किया है बार काउंसिल के साथ खुद को रजिस्टर कराने के लिए, तो जब तक उसकी एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाती वो अपना काम जारी रखेगी एज अ फर्म। अब हम देखते हैं
कि कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या हो सकती है, और अगर हो सकती है तो उसका क्या प्रोसेस है। अ बार काउंसिल मे at any time call for such information as it may consider necessary। बार काउंसिल्स को ये इख्तियार हासिल है कि वो लॉ फर्म्स जिनको उसने रजिस्टर कर दिया, उस रजिस्टर्ड लॉ फर्म से किसी भी वक्त कोई भी इंफॉर्मेशन डिमांड कर सकती है, और मे ऑल्सो इम्पोज एनी कंडीशन ऑन द फर्म, और वो किसी फर्म के ऊपर कोई भी कंडीशन भी इम्पोज कर सकती है। कैसे कर सकती है कंडीशन इम्पोज? फॉर सफिशिएंट कॉस्ट टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग आफ्टर द ड्यू नोटिस टू द फर्म। वो कंडीशन इम्पोज करने से पहले उस बार काउंसिल को हर सूरत ना सिर्फ नोटिस देना है लॉ फर्म को, बल्कि अपना सफिशिएंट कॉज इन राइटिंग लेके आना है कि वो क्या सफिशिएंट कॉज है जिसकी वजह से हम इस लॉ फर्म को कोई कंडीशन इम्पोज कर रहे हैं। तो बार काउंसिल को ये इख्तियार है, ये डिस्क्रिशन है, लेकिन उस डिस्क्रिशन को तमाम प्रोसीजर एंड प्रिंसिपल्स और ड्यू प्रोसेस अडॉप्ट करने के बाद ही इस्तेमाल किया जा सकता है। देन मे सस्पेंड द रजिस्ट्रेशन आफ्टर द ड्यू नोटिस फॉर सफिशिएंट कॉज टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। और बार काउंसिल को ये भी इख्तियार हासिल है, डिस्क्रिशन हासिल है कि वो किसी वैलिड रीजन पे, किसी सफिशिएंट कॉज पे जो कि उसने तहरीरी तौर पे इन राइटिंग मेंशन किया हो और उस पे लीगल नोटिस या नोटिस दिया हो लॉ फर्म को, उसके बाद वो उस लॉ फर्म को सस्पेंड भी कर सकती है। अगर कोई लॉ फर्म सस्पेंड हो जाती है तो उसके जो पार्टनर्स हैं वो एज अ पार्टनर मजीद काम नहीं कर सकते एज पर रूल्स ऑफ द बार काउंसिल्स। सिंध लीगल प्रैक्टिशनर्स एंड बार काउंसिल रूल्स 2017 कुछ चीजें डेविएटिंग बताते हैं बाकी प्रोविंसेस के मुकाबले में, जिनमें से एक चीज है कि पेनल्टी टू रिप्रेजेंट एज अ लॉ फर्म विदाउट रजिस्ट्रेशन, कि अगर आपने अपनी लॉ फर्म को रजिस्टर नहीं कराया हुआ बार काउंसिल के साथ और आप खुद को एज अ लॉ फर्म रिप्रेजेंट करते हैं तो उसकी पेनल्टी है। क्या है जी? नो इंडिविजुअल एडवोकेट और एसोसिएशन शैल यूज द टाइटल ऑफ अ फर्म, कि कोई इंडिविजुअल या एसोसिएशन ऑफ लॉयर्स फर्म का टाइटल उस वक्त तक इस्तेमाल नहीं कर सकती अंडर सच firm is constituted and registered under these rules unless such firm जो है वो constitute नहीं हो जाती और register नहीं हो जाती इन rules के तहत, बार काउंसिल के rules के तहत। इन केस ऑफ वायलेशन, अगर कोई शख्स इंडिविजुअली या कलेक्टिवली एक एसोसिएशन फर्म का वर्ड यूज करती है जबकि वो रजिस्टर ही नहीं हुई या कॉन्स्टिट्यूट ही नहीं हुई बार काउंसिल के रूल्स के तहत, तो वायलेशन की सूरत में उसको ना सिर्फ 15,000 रुपये पेनल्टी देनी है उस अलॉन्ग विद 10,000 रुपीज जो कि रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी थे। 15,000 रुपये फाइन प्लस 10,000 रुपीज वो पेमेंट जिसमें फर्म को रजिस्टर होने के लिए रजिस्ट्रेशन फी देनी थी, पेनल्टी के तौर पे देना पड़ेगा। एंड प्रोसीडिंग्स ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट बिफोर डिसिप्लिनरी कमेटी, और जब तक ये पेनल्टी पे नहीं हो जाती डिसिप्लिनरी कमेटी ऑफ बार काउंसिल के सामने प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के अंदर एक प्रोसीडिंग इनिशिएट की जाएगी उन लॉयर्स के अगेंस्ट जो कि फर्म के तौर पे खुद को रिप्रेजेंट करते हैं जबकि उन्होंने अपनी फर्म ना तो कॉन्स्टिट्यूट की और ना ही रजिस्टर कराई विद द बार काउंसिल। इसी तरह सिंध लीगल प्रैक्टिशनर्स एंड बार काउंसिल रूल्स 2017 रिन्यूअल ऑफ फर्म की बात करते हैं जो कि किसी और बार काउंसिल में मौजूद नहीं है। ये कहते हैं कि आफ्टर एवरी 3 इयर्स जो लॉ फर्म रजिस्टर हुई है बार काउंसिल के साथ, हर 3 साल के बाद उसे खुद को रिन्यू कराना है ऑन पेमेंट ऑफ ₹3,000 इन फेवर ऑफ बार काउंसिल। 3,000 रुपए बार काउंसिल की फेवर में सबमिट करा के वो अपनी लॉ फर्म की रजिस्ट्रेशन को रिन्यू करा सकते हैं। तो ये सिंध बार काउंसिल्स के जो रूल्स हैं उसमें थोड़ा सा डेविएशन है या डिफरेंट चीज है जो बाकी बार काउंसिल्स में मौजूद नहीं है। एक तो पेनल्टी इंपोज की गई और दूसरा रिन्यूअल के बारे में बताया गया। सो व्यूअर्स, ये तो था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया कि अगर आप अपनी लॉ फर्म को एज अ लॉयर अपनी लॉ फर्म को रजिस्टर कराना चाहते हैं विद द बार काउंसिल, और वो प्रोविंशियल बार काउंसिल कोई भी हो सकती है, तो उसका क्या प्रोसीजर है जो आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। होप सो आपको आज के लेक्चर में, आज के टॉपिक में भी कुछ मुफीद मिला होगा। अगर किसी किस्म की भी कोई क्यूरी हो या आप कमेंट करना चाहें तो आप हमें ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।